क्या सिर्फ 14-19 मान लें और उसी पे चलते रहें और 22 के मान लें जो आपने, मैंने भी कहा कि 8 की 8 जीती थी, मैं उसके बाद साजिद के पास जाऊंगा। क्या इस बार कोई आपको लग ही नहीं रहा है कि प्रत्याशियों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इन प्रत्याशियों के खिलाफ भी है, जिसकी बात इन्होंने लखीमपुर में कही बिलाल ने? और ठीक है, आपकी थोड़ा सा बड़ा है सवाल, और एंटी इनकम्बेंसी है, पिछली बार के धोखे में रह गया। हाँ सॉरी, मैं एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी चीज अब की 19 जैसा चुनाव नहीं है और 14 जैसी कोई लहर नहीं है। अब की लहर और 19 जैसा जो एक सेंटीमेंट पे चुनाव हुआ था, मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि उस समय जब पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको आज भी बीजेपी के नेता अपने भरे मन से कहते हैं और जनता को बताते हैं कि हम ही सुरक्षित रख पाएंगे देश को। उस टाइप का माहौल नहीं लग रहा है, तो क्या कहीं पे कुछ लड़ाई दिखाई नहीं दे रही? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। लड़ना अखिलेश यादव और मायावती को है। अगर इस लिहाज से देखें तो भाजपा के खिलाफ क्या बातें जाती हैं, ना 14 जैसा माहौल है ना 19 जैसा माहौल है। और बहुत ऑनेस्टली कहूं तो एक बात हो रही थी ना, केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट पड़ जाए, वो माहौल भी नहीं है। आपने अभी 2 महीने पहले राम मंदिर का यूफोरिया पैदा किया, वो भी नजर नहीं आ रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा है। राम मंदिर को भी आपको याद दिलाना पड़ रहा है। तो ना 14 जैसा माहौल है, ना 19 जैसा माहौल है, ना नरेंद्र मोदी के लिए वो पागलपन, वो जुनून है, और ना ही राम मंदिर का असर है। ये इनके खिलाफ जा रहा है। फिर एक 5वीं चीज जो इनके बहुत ज्यादा खिलाफ जा रही, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि साहब 370 लागू कर दिया, राम मंदिर बना दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, ये क्या नाम है, ट्रिपल तलाक की बात ही कर दिया, CAA लागू कर दिया। तो साहब वादे तो सब पूरे हो गए, चुनाव किस पे लड़ोगे? और विकास में कभी चुनाव लड़ा नहीं जाता, विकास में चुनाव लड़ा जीता हारा जाता, चंद्रबाबू नायडू नहीं हारते। लेकिन ये 5 पॉइंट उनके खिलाफ जा रहे हैं। उनके फेवर में क्या जा रहा है? उनके फेवर में जा रहा है कि हर सीट पे 1 लाख से 4 लाख दलित वोटों का खसारा कैसे पूरा होगा। जयंत चौधरी आपका साथ छोड़ गए, पल्लवी पटेल को आपने मार के निकाल दिया, कुर्मियों को नाराज कर लिया, नरेश उत्तम को आपने हटा दिया, कुर्मियों को नाराज कर दिया, ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं, संजय निषाद, तो आपने अपने सारे लोगों को हटा दिया। फिर से कहूंगा, कांग्रेस का होना ना होना इज बेसलेस। लोग कहते हैं कांग्रेस साथ आ गया तो मुस्लिम वोट मिल रहा है, मैं नहीं मानता। कांग्रेस नहीं भी साथ आते। आप नहीं मानते तो एक साजिद से ले लूं, फिर मैं अब दुबे जी और ऋचा जी के पास जाऊंगा। साजिद भाई से तो इसलिए भी ले लीजिए क्योंकि आपके पैनल में सबसे कम यही बोलते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। अभी आपको आंकड़ों से बता रहे हैं साजिद, मैं साजिद को इसलिए भी बैठाता हूं कि वो सोशल मीडिया वाला, वो टीवी वाली डिबेट ना लगे। कोई बज है कोई इन 13 सीटों पे? क्योंकि 2 चरणों में तो आपने खूब बताया, 3 चरणों में कि विपक्ष आगे चल भी रहा है, लड़ता हुआ दिख रहा है। इन 13 सीटों पर क्या? और देखिए अनुपम जी ने भी कहा कि साजिद भाई से जरूर बुलवाइए, ये बहुत कम बोलने का मौका देते हैं आप। नहीं, मैं वैसे देखो पहली अगर बॉल के हिसाब से बात करूं तो पहले मैं बीजेपी को बढ़त इसलिए दूंगा कि 13 सीटों पे बहुत अच्छा उनका जो पिछला चुनाव का प्रदर्शन रहा है वो बहुत शानदार है। लेकिन मतलब उनके सामने बस यही चीज़ है कि ज़्यादातर पहले 2 चरण में हमने क्या देखा, उन्होंने अपने कैंडिडेट चेंज किए। इस बार उन्होंने सिर्फ 2 सीट पर कैंडिडेट चेंज किए। मतलब इतने भरोसे हैं, आश्वस्त हैं कि यार इस चरण में कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नहीं, बहराइच और कानपुर को छोड़ के कैंडिडेट बीजेपी ने अपने सेटिंग। हाँ, लेकिन 2014 और 19 वाली कहानी इसलिए नहीं लग रही है इस बार कई सीटों पे मुकाबला तो होगा सर। कन्नौज पे होगा, खीरी पे होगा, कन्नौज पे तो सब मान रहे हैं, कन्नौज पे होगा, खीरी पे होगा, इटावा पे होगा, उन्नाव पे होगा, और मुझे लग रहा है फर्रुखाबाद पे भी होगा। 2-3 जगह देखिए, सीतापुर पे बीजेपी और सपा वर्सेस कम से कम सीधा होना है। और मैं आपको बताऊं, इटावा में तो त्रिकोणीय कभी मान सकते, वरना मैं तो मानता हूं सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही होगा। उन्नाव में भी वही हाल है, कन्नौज का सीधा वही हाल है। तो ये तो हो गया वो वाला मामला। अब जो थोड़ा मामला, अगर आप वैसे कह रहे थे ना, जिस तरह से दुबे जी भी कह रहे थे कि अरे वो तमाम मुद्दे उन्होंने गिना दिए, इन लोगों की कमी बस यही है, ये नेशनल मुद्दे टीवी पे बोलते हैं और जमीन पे मुद्दे जनता को कुछ बताते नहीं है। ये दुबे जी साथ हो बस ठीक है, मुझे पॉइंट मिल गया। और जैसे मैं थोड़ा सा और आ रहा हूँ, जैसे मैं कह रहा था ना कहाँ क्या हो सकता है। अब खीरी पे वैसे बहुत सारी बात तो हो गई, कहने को बचा तो नहीं है, लेकिन एक बात निकल के तो आ रही है
कि साहब जो गोला वाले विधायक हैं वो और निघासन वाले विधायक वो थोड़े बड़े नाराज हैं। अब वो अपने वाले से ही नाराज है तो अभी तक किसी सभा में नजर नहीं आए दोनों। हाँ, मैं वही कहने जा रहा था, अगर ये सारी चीज निकल के आई है, देखिए इसीलिए निकल आया, ग्राउंड रिपोर्ट भी अपने पास, हमारे पास भी सारे हैं। कन्नौज वाला आप मामला जान ही रहे हैं। ठीक है दुबे जी, और इसमें बस एक छोटा सा ये है कि जो सुरक्षित सीट है ना, वहाँ मायावती बड़ा गेम जो चेंज करेंगे वो बीजेपी को फायदा पहुंचा। मैं आ गया मूल वही, मैं ऋचा जी से पास जाने से पहले दुबे मैं भी कह रहा था कि मायावती बेसिकली इस बार इन सीटों पे आपको सपा को डैमेज करती नजर आ रही है। अनुपम जी का टेक है कि इन सीटों पर सपा को डैमेज करती आ रही मायावती, और साजिद का कहना है मायावती खेल कर सकती है। तो अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आंकड़े आपके पक्ष में 10 साल से नहीं है, कन्नौज सीट छोड़ दीजिए कोई और, प्लीज मुझे ना वो बड़े बड़े मुद्दे मत सुनाइएगा क्योंकि उस पर चुनाव हो नहीं पा रहा है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। मैं अगर इटावा की बात करूं अपनी सीट की, तो मैं आपको एक वीडियो अगर आपको सुनवाऊं, मैं ये वीडियो एक्चुअली टीवी पे चल नहीं सकता क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रतिनिधि जो है, वो सांसद प्रतिनिधि, वो इस तरीके से ब्राह्मणों को और ठाकुरों को गाली दे रहा है माँ बहन की, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। दूसरा पूरा सुन लीजिए, फिर आपको उसका क्लियर पिक्चर हो जाएगा। इटावा, खास तौर पे इटावा लोकसभा में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से इसलिए और नाराज है कि दिव्यापुर विधानसभा में एक मैटर हुआ था, उसमें ब्राह्मणों के खिलाफ इस सांसद ने बहुत अत्याचार किए। ठाकुरों में वैसे ही यहाँ की इटावा की जो विधायिका है वो सिर्फ ऊपरी मन से लगी हुई हैं, अंडरग्राउंड से एकदम जीरो है। इस तरीके से जो साजिद भाई ने बोला कि इटावा की परिस्थिति, वो निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के जितेंद्र दोहरे की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के रामशंकर कटेरिया से कई गुना अच्छी है, और उसका रीजन सिर्फ यही है। और रहा बात बसपा का, तो मैं इनके साजिद भाई और वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बोला है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर ऐसे निर्णय लिए। उसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, बस्ती और जौनपुर का। बस्ती में जिस व्यक्ति को दयाशंकर मिश्रा को लास्ट मूवमेंट पे, जब 2 बजे वो नॉमिनेशन जा रहे थे, तब उन्हें पता चला कि मेरा तो टिकट कट गया, जबकि उनका लहर बना हुआ था। मीडिया उनके बारे में बोल रही थी कि बहुत बढ़िया लहर है। अरे आप अपना बताइए ना, वहां राम प्रकाश चौधरी, उनके रिश्ते भतीजे लवकुश पटेल को टिकट दिलवा लिया बीजेपी ने। आप बीएसपी को आप लड़ाने चले जाते। समस्या यही तो बता रहा हूँ। अरे आप मजबूत रहिए ना, घर मजबूत था तो राम प्रकाश चौधरी का कैसे भतीजा जा सकता था लड़ने दयाशंकर मिश्रा के पास? राम प्रकाश चौधरी 100% जीतते, जहां पर हमें मायावती के कैंडिडेट खड़े होने से फायदा ही है, हमें कोई लॉस नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। कम से कम ये बज बना रहे हैं। पार्टी के लोगों का त्रास, खास तौर पे एससी वर्ग में जो है, एससी वर्ग ने ये डिसाइड करके रखा है कि ये कैंडिडेट जीतने वाले नहीं, इसलिए हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। ये अंडरग्राउंड की बात बता रहा हूं मैं। अंडर करंट की बात आपने बता दी। से पूछ लो, बी टीम तो नहीं बता देंगे बाद में। अब ये तय कर लीजिए। एक सवाल जी 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 दुबे जी, मुझे सिर्फ एक कारण बता दें कि दलित समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करेगा। सिर्फ एक, क्यों नहीं करेगा ये मैं बता जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। आप देखें 2022 में कितनी सीटों पे दलित भाजपा की तरफ मूव करके आपको हरा दिया। मैं हमेशा कहता था आ रहे हैं अखिलेश, नारा नहीं धमकी लगने लगा। SC ST कमीशन के वो निकाल के आप देखें कि मुकदमे, जितने मुकदमे SC ST के लगे हैं उसमें यादव क्या क्या प्रतिशत है, आप अपनी आंख से देख लीजिए। आप मुझे एक कारण, अच्छा फिर उसके बाद आप खुल के मायावती पे प्रहार कर रहे हो लगातार। आप लगातार बस देखिए, मोदी तक मायावती पे प्रहार नहीं करते। उनको मालूम है कि एक दलित मायावती को वोट दे या ना दे, मायावती को गाली दिया जाना उसे पसंद नहीं है। उन मायावती को आपने गेस्ट हाउस में क्या किया सबको याद है। दलितों के साथ आपका क्या ऐसी चीज, जितने उनके महापुरुषों के नाम थे उनके शहरों के, सब आपने बदल दिए, संस्थानों के बदल दिए, अस्पताल के बदल दिए, हॉस्पिटल के बदल दिए। मतलब आप दलित
दलित आपको क्यों वोट दे सिवाय इसके? हवा बिलाल जी आप पास भी आऊंगा, पूरा टाइम है। हाँ बोलिए दुबे जी। और एक चीज और जोड़ दूं, अनुपम जी की पूरी क्वेश्चन साथ मेरा एक और ले लीजिएगा। आज भी कन्नौज में बोल के आई कि जो प्रमोशन में आरक्षण है सबसे पहले अखिलेश यादव ने रोका, और जब उसका मौका संसद में आया तब भी वहां पे विरोध कर गए। आप ये समझिए कि मायावती ये बता, मैं अनुपम जी की बात से सहमत पुष्कर भाई बिल फाड़ दिया बेल में जाके। बे- विरोध करना एक बात होती, बिल फाड़ दिया। मैं आप वही मुझे बोल दिया। एक तो कारण बताएं। आपने नहीं बताया था, मैंने ज्यादा बता दिया। बोलिए आप। मैं बता दे रहा हूँ, इटावा ही से मैं बात करता हूँ क्योंकि मेरा ही ये लोकसभा है। इटावा में जितेंद्र दोहरे को इसलिए वोट मिल रहा है कि दोहरे समाज, एससी समाज ये बोल रहा है कि कम से कम मेरा आदमी तो है, मायावती तो जीतने वाली नहीं, हम इनको वोट देंगे। एससी में भी खास तौर पर जो जाटव समाज, दोहरे समाज है, वो एक खास तौर पर उसने पकड़ के रखा है कि हमारा जहां आदमी होगा हम उसको वोट करेंगे, पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं। ये हम उनकी बात बता रहे हैं जिनसे हमने रूबरू चर्चा की है। मैं एज ए पार्टी कार्यकर्ता नहीं, पुष्कर भाई as a टोके नहीं, पार्टी पुष्कर नेता भाई टोके नहीं, बता ले दीजिए। हाँ, मैं इसलिए बात किया है मिश्रा जी, शायद आपको ये मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं क्षेत्र में गया हूँ, क्षेत्र में घूमा हूँ, और ये पार्टी नेता नहीं, पार्टी कार्यकर्ता नहीं, जनरल बन के घूमा हूँ, जनरल लोगों से चर्चा किया। इवन मेरे गांव में अगर बात किया जाए, मैनपुरी में, मेरे गांव में आदि आबादी से ब्राह्मण का मेरा परिवार, बाद बाकी यादव और एससी समाज पूरा सपा को वोट गया है। आप क्या बात करते हैं? अब हम एक आंकड़ा हम दे दें। चल इटावा, केवल इटावा की बात कर रहे थे। अरे मैं एक मुझे भी कह दे लीजिए, आप दे लीजिएगा। इटावा में भी हमें हमारे पास सबूत के रूप में सिरात की जुबान, हमारे पास सबूत के रूप में सिरात की जुबान है। मैंने आपसे पूछा था कि आपने दलितों के लिए क्या किया कि दलित आपके लिए वोट करे, एक बात बता नहीं पाया। मैं इटावा की नहीं, मेरा गांव मैनपुरी में पड़ता है, मैं अपने गांव मैनपुरी के गांव की बात कर रहा हूं। मेरे पास फिर समय कम रह जाएगा, मेरे पास समय कम रह जाएगा। एक काम बता दे, सिर्फ एक काम। अभी मैं, ऋचा जी, एक तो शायद आपके घर में भी अंदर अंदर कुछ भीतरघात चल रहा है लखीमपुर में, और जो दुबे जी की बात माने, आपको जवाब देना है और यह आपकी इच्छा है उस पर दे कि ना दे। उनका कहना है एससी समाज अब की बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, बीएसपी को वोट नहीं दे रहा है, सब समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है। और हम जो जिस चरण में है, मैं इस पर इसीलिए आज इतना प्रोग्राम रखा कि क्या यहाँ मुझे जो लग रहा था फील्ड में कि यहाँ पर सबसे ये यहाँ है जो बीजेपी को रोक सकते हैं, जो विपक्ष चिल्लाता है कि अब की 400 पार या 80 हार यहीं से जाएंगी। तो ये एक ऐसा चरण है जिसमें क्लीन स्वीप है। क्या रुकता हुआ रथ लग रहा है कि एससी अब की आपको या बीएसपी से घाटा है? जी देखिए, बिल्कुल चौथा चरण महत्वपूर्ण है और हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। लेकिन दुबे जी की 2-3 बातों का जवाब देना बहुत जरूरी है कि जिस दलित समाज की बात कर रहे हैं, ये लगातार 2014 से यही कहते हैं कि दलित समाज इनके साथ आ जाए, और खुद को तमाम तरीके के डर भी दिखाते हैं, जबकि दलित समाज के ऊपर समाजवादी पार्टी का डर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है, क्योंकि उसने देखा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरीके से दलितों के साथ अन्याय होता है। दूसरी बात, प्रमोशन में आरक्षण का जिस तरीके से नीतिगत विरोध समाजवादी पार्टी ने किया, वो भी दलितों के सामने नजीर के रूप में है। और जिसकी चर्चा अभी अनुपम सर भी कर रहे थे कि गेस्ट हाउस कांड, आप सोच सकते हैं कि इस देश उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि जिसके बाद भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनना जो किसी भी महिला के लिए सम्मान का विषय होता है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ये शपथ लेनी पड़ती है कि वो साड़ी नहीं है। तो दलित समाज ये अपमान बहन कुमारी मायावती जी का भूला नहीं है, ये कितना भी कहते रहे। और अगर ये आंकड़ों को भी देख ले तो 2014, 2019, 2019 ऋचा जी छोटी सी बात ले लीजिएगा, नहीं तो फिर बात रह जाती है और किसी दूसरे पॉइंट पे चली जाती। एक छोटी सी बात ले लीजिए, अगर आपको इतना था ना, इतना था
तो फिर मायावती को 19 में समझौता नहीं करना चाहिए था। जैसे ही समझौता टूटा, चुनाव नतीजों में दोनों लोग एक 10 एक 5 आए और तुरंत ही बोलने लगे एक दूसरे के खिलाफ। तो ये सुविधा की राजनीति होती है। जब मैं इसी का जवाब देती हूँ, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद तो दलित समाज ने सपा बसपा दोनों के ऊपर भरोसा नहीं किया और बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से, ये तो आज इंडिया अलायंस के साथ खड़े हुए इंडी गठबंधन, जो कि दलितों और पिछड़ों का आरक्षण भी दे देना चाहता है एक धर्म विशेष को, तो ये कैसे बताएंगे इनके ऊपर दलित समाज क्यों भरोसा करेगा? दलित समाज आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करता है। राम मंदिर बन चुका है, अवध का क्षेत्र भी आता है, पूरी तरीके से राममय हो चुका है अवध का क्षेत्र। तो हम इस चौथे चरण में 13 की 13 सीटें क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या आंकड़ों के माध्यम से बताते किस तरीके से उसको जीतेंगे। हमसे पूछे, हम बता रहे हैं।